हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने वाला हूं जिनको देख के हम लोगों ने जर्नलिज्म के करियर में अपने पॉलिटिकल एनालिसिस सीखा। पॉलिटिकल एनालिसिस क्या होता है इसको समझा। राजनीतिक विश्लेषकों के सम्राट आज की डेट में भारत में जो हैं वो बिना किसी कंफ्यूजन के मैं बता सकता हूं कि कौन है, और वो हैं प्रोफेसर अभय दुबे जी। मेरे बहुत ही प्रिय हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस करंट के प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि सर के माध्यम से ही आज मैं शुरुआत कर रहा हूं नो योर एडिटर नाम के इस एक पर्टिकुलर आप समझ लीजिए कि एक विशेष तरीके के प्रोग्राम का, जिसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े एडिटर हैं, विश्लेषक हैं, इनको मैं आमंत्रित करूंगा इस चैनल पे। और इस चैनल के द्वारा आप उनके विचारों से मुखातिब हो सकते हैं। तो ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि एडिटर जो है उसको जानना समझना, विश्लेषक को जानना समझना, ये मेन उद्देश्य है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। सर ना केवल राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, बल्कि सर ने शुरुआत ही की है पत्रकारिता से। तो वो एक तरीके से मेरे प्रोफेशनल ब्रदर भी रहे हैं। तो प्रोफेशनल ब्रदर थे, उसके बाद में सर प्रोफेसर बने, एसोसिएट प्रोफेसर सीएसडीएस में रहे हैं। और आप इनको अन्ना आंदोलन के समय से टीवी पे देख रहे होंगे, उसके पहले से आ रहे हैं, परंतु अन्ना आंदोलन के बाद से आपने बहुत ही रेगुलरली सर को देखा होगा अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर में। अभय सर, आपका स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा पहला ही प्रश्न मैं आपसे दागता हूं कि सर मुझे ये बताइए, आप पत्रकारिता में कैसे आए? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दीजिए, क्योंकि लोग आपको देखते हैं पर आपके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं, सिर्फ इतना जानते कि आप सीएसडीएस में प्रोफेसर रहे हैं और अभी टीवी चैनल्स पे आते हैं। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। देखिए, मेरे पिता श्री देवी दयाल दुबे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हिंदी के बड़े मूर्धन्य पत्रकार थे। आगरा से एक दैनिक अखबार निकलता था जो कि स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत प्रमुख पत्र था। पंडित श्री कृष्ण पालीवाल ने उसकी स्थापना की थी। हिंदी की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके संपादक रहीं। अज्ञेय उसके संपादक रहे, उपेंद्र वाजपेयी उसके संपादक रहे। मेरे पिता उस अखबार के संपादक रहे 60 के दशक में। फिर वहां से आके इटावा एक छोटी सी जगह है, हम सब लोग जानते हैं, दिल्ली हावड़ा रूट के ऊपर है, और काफी समाजवादी आंदोलन का आगरा के ऊपर बहुत प्रभाव रहा है। मुलायम सिंह जी भी आगरा के ही थे। इटावा के ऊपर बहुत प्रभाव रहा है। मुलायम सिंह जी भी इटावा के ही थे। वहां से आके उन्होंने एक स्थानीय दैनिक निकाला, जिसे आप कहते हैं कि जो एक मुफस्सिल जर्नलिज्म है, मुफस्सिल टाउन का जर्नलिज्म है, वो पत्रकारिता वहां से उन्होंने करनी शुरू की। तो उसमें हमारा पूरा परिवार उस अखबार को लगा रहता था। मेरी माँ भी लगी रहती थी, मेरे पिताजी भी, और मैं भी। जब मैं कब की छोटे बात है क्लासेस है जी ये कब की जी बात है सर? साल ये साल बात है। कब की बात? हाँ, ये 60 के दशक के आखिरी दौर की बात है, बिल्कुल। ओके ओके तो अब आप कह सकते हैं 70 के दशक की बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है। तो उसमें हम सब लोग लगे रहते थे, और हम सबकी पारिवारिक भूमिकाएं थी उसके अंदर। लेकिन वो अखबार बहुत लोकप्रिय हुआ, और बहुत जल्दी ही उसका अखबार का प्रभाव और प्रसार काफी बढ़ा। तो अपने पिताजी की देखरेख में ही मैंने वहां पर पत्रकारिता सीखी, और 10 वर्ष तक मैंने उस अखबार में उनके साथ काम किया, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करता रहा। 81 में मैं वहां से दिल्ली चला आया, इटावा से। और दिल्ली आकर मैंने सबसे पहले एक वामपंथी संगठन था, वामपंथी संगठन में काम करने लगा, और वामपंथी संगठन का होल टाइमर हो गया। और 5-6 साल तक वामपंथी संगठन का मैं होल टाइमर रहा। 1986 में जब वामपंथी संगठन ने अपना दिल्ली से दफ्तर कलकत्ता भेज दिया क्रीक रो पर, तो उसके बाद मैं तकरीबन बेकार हो गया। मेरे पास फिर कोई काम नहीं था उन दिनों में, इधर उधर आवारागर्दी करता रहता था। तो 1986 में मुझे जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी से मिलने का मौका मिला। तो उससे पहले मैं जनसत्ता में कई पंजाब की समस्या पर, कई समस्याओं पर लेख लिख चुका था। तो आमतौर पर मेरे लेखन से और मेरे काम से वाकिफ थे। ये वो समय था जबकि पत्रकारों को बोलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि ऐसा कोई मंच नहीं था। बस कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो से एक खबर आती थी कि भाई आइए हमारे यहाँ, आप कोई सुबह के वक्त एक वार्ता दीजिए, या टीवी के ऊपर
जैन टीवी होता था बिल्कुल शुरुआती दौर में, तो टीवी के ऊपर आइए खबरों, रोज की खबरें हैं उसके ऊपर टिप्पणी कीजिए, इंडिया टुडे में रोज की खबरें हैं और टिप्पणी कीजिए वगैरह, इस प्रकार के निमंत्रण मिलते थे। लेकिन और टीवी का नज़ारा ज़्यादा कुछ था नहीं उस वक्त। तो प्रभाष जी ने मेरा लेखन पसंद किया और उन्होंने उनसे बातचीत के दौरान ही उन्होंने कहा आप हमारे अखबार में आ जाइए। तो थोड़ी और बातचीत हुई, उसके बाद में जनसत्ता में काम करने लगा। वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, प्रभाष जी ने भी काफ़ी कुछ सिखाया और मैंने खुद भी सीखा और मैंने बहुत उत्साह के साथ काम किया। जो उसका संपादकीय पृष्ठ था उस पर मैं हर सप्ताह एक लेख लिखता था। तो जनसत्ता में मैंने बहुत दिन तक काम किया, लेकिन मेरी जो बुनियादी प्रवृत्तियां थीं वो एक रिपोर्टर की ना होकर मुख्य तौर पर एक विश्लेषक की थी और मुझे गंभीर चीज़ें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। अखबार में काम करते ही मैंने एक किताब लिखी, नक्सलवादी आंदोलन के बदलते चेहरे का अध्ययन। तो वो किताब बहुत 300 पेज की किताब थी। वो नक्सलवादी आंदोलन का एक तरह का हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास था। वो बहुत लोकप्रिय किताब हुई और हजारों की संख्या में सारे देश में बिकी। उस किताब से मुझे बहुत ख्याति प्राप्त हुई, थोड़ा धन भी प्राप्त हुआ और थोड़ी ख्याति भी प्राप्त हुई और इस तरीके से लोगों की निगाह मेरे ऊपर गई कि ये केवल पत्रकार ही नहीं है, ये रिसर्च बेस किताबें भी लिख सकता है। तो जो सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज है, उसके जो फाउंडिंग फादर्स थे प्रोफेसर धीरूभाई शेठ, प्रोफेसर रजनी कोठारी, और तो उन लोगों से मेरी मुलाकातें होनी शुरू हुई और उन मुलाकातों का जो सबसे मेरे जीवन में सबसे सुखद परिणाम ये निकला कि एक दिन उन्होंने कहा कि अब आप आ जाइए CSDS में ही पत्रकारिता छोड़ दीजिए। तो मैंने उनकी बात सुनने के बाद एक पल भी इंतजार नहीं किया, मैंने फौरन वहां से इस्तीफा दे दिया और CSDS में मैं आ गया। उसके बाद मैंने 20 वर्ष तक CSDS में काम किया और वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बना। वहाँ पर एक जो भारतीय भाषा कार्यक्रम है उसका निदेशक बना, उसका डायरेक्टर बना और हम लोगों ने करीबन 35-40 किताबें वहाँ से प्रकाशित की CSDS से। समाज विज्ञान की हिंदी में मैंने समाज विज्ञान का एक विश्वकोश है 3000 पेज का इंसाइक्लोपीडिया, उसका संपादन किया। काफ़ी काम CSDS में रह के किया। इसमें मुझे सुविधा ये मिली कि जो समाज वैज्ञानिक जानकारियां मैंने हासिल की, उसका जो सैद्धांतिक आधार जो मेरा बना, तो उससे जब टीवी पर अखबारों में जब मेरी टीका टिप्पणियां आई, चाहे बोल के की गई हो चाहे लिख के की गई हो, तो उसमें उस ज्ञान की कुछ झलक थी। इससे लोगों को लगा कि ये दूसरों से कुछ थोड़ा अलग तरीके से बात करता है। तो इससे मुझे एक खास लोगों ने मुझे खास तौर से पसंद करना शुरू किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूँ, तो वहां सिविल सोसाइटी की बड़ी चर्चा होती थी और लोगों को पता नहीं था कि सिविल सोसाइटी क्या चीज है। लोग समझते थे सारी सोसाइटी ही सिविल है। सिविल सोसाइटी क्या चीज है भाई? नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी हिंदू नागरिक समाज, तो सारा ही समाज नागरिकों का समाज है, तो इसकी चर्चा क्यों खास तौर से हो रही है? तो मैंने उन दिनों एक लेख लिखा सिविल सोसाइटी के ऊपर कि सिविल सोसाइटी का सिद्धांत कहाँ से आया, हेगेल से आया, कैसे आगे बढ़ा, वो सब पूरा लिखा। तो मुझे दैनिक हिंदुस्तान से एक फोन आया कि आप हमारे अखबार के संपादकीय पृष्ठ के लिए एक छोटा सा लेख लिख दीजिए सिविल सोसाइटी के ऊपर। वहां तो 1000 शब्द का लेख जाता था, मेरा लेख तो एकेडमिक था, काफी बड़ा था। तो मैंने उनके लिए लेख लिख दिया। जब उसमें छपा तो वो NDTV के लोगों ने पढ़ा, अभिज्ञान प्रकाश ने पढ़ा, राजीव और रवीश कुमार ने पढ़ा। मैं इन लोगों को नहीं जानता था उस वक्त। तो फिर वहां NDTV से फोन आया कि आप हमारे यहाँ आइए, कुछ सिविल सोसाइटी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं गया। फिर रवीश कुमार के कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी के ऊपर चर्चा हुई, तो उन लोगों को मेरी चर्चा इतनी पसंद आई, उसके बाद उन्होंने मुझे तकरीबन हर 1-2 दिन बाद बुलाना शुरू कर दिया और पूरा शाम को 9 से 10 बजे का समय जो था वो NDTV के दफ्तर में गुजरने लगा। बहुत से लोग तो ये मानते थे कि वो प्रोग्राम सवेरे भी दिखाया जाता था, तो बहुत से लोग तो मानते थे कि ये आदमी वहीं सोता है रात में, मतलब सवेरे भी बोलता है और शाम को भी बोलता है। मुझे याद है विजय गोयल एक बार मुझे NDTV ग्रेटर कैलाश में उसका दफ्तर था उस वक्त, उसकी सीढ़ियों पे मिल गए, तो उससे बोला कि यार तुम कहीं जाते ही नहीं हो, तुम यहीं सोते रहते हो क्या? मतलब ये स्थिति थी। तो उस रवीश के उस कार्यक्रम से मुझे काफी टीवी की दुनिया में एक पहचान प्राप्त हुई। उसके बाद वो सिलसिला चल निकला जो कि आज तक बंद नहीं हुआ है। जी, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दे दिया। पूरे मेरे ख्याल से 30-40 साल आपने 5 मिनट के अंदर में संग्रह कर दिया उसका। सर मेरे 2 सवाल हैं, चूंकि आप जर्नलिज्म में भी रहे हैं और आप
रिसर्च में भी रहे हैं। तो पहला मैं जर्नलिज्म रिलेटेड ही पूछना चाहूँगा कि जर्नलिज्म में जब 1980s में आप आए थे, मिड 1980s में जनसत्ता में, या पिताजी के साथ भी जब 70 के दशक में काम कर रहे थे, तो उस टाइम की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता का यदि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो क्या बदलाव आया है? वो एनालिसिस क्या है? उसके बाद मैं रिसर्च पे पूछूंगा सर जी। देखिए, वो तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। देखिए, एक रॉबिन जेफरी की एक बहुत मशहूर किताब है भारत में पत्रकारिता के ऊपर। तो उस किताब को हर एक को पढ़ना चाहिए, बहुत जबरदस्त रिसर्च है वो। उसमें उन्होंने बताया है कि 80 के दशक की शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी का पत्रकारिता में प्रवेश हुआ। ऑफसेट टेक्नोलॉजी का पत्रकारिता में प्रवेश हुआ। फेसमेल वो सब उस वक्त क्या कहते हैं, कई तरीके से फैक्स किया जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह, फैक्स मशीनें आ गई, ये सब हुआ, कंप्यूटर आने शुरू हो गए पत्रकारिता में। उससे हिंदी पत्रकार अंग्रेजी पत्रकारिता को तो लाभ हुआ ही, हिंदी पत्रकारिता को भी बहुत लाभ हुआ। फिर अखबारों के कई संस्करण प्रकाशित होने शुरू हो गए और एक अखबार और एक पत्रकार वास्तव में बहुत अपने 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 ज्योग्राफिकल, अपने भौगोलिक दायरे से बहुत दूर दूर तक जनता को और पाठकों को वो संबोधित करने लगा। हिंदी की दुनिया में साक्षरता बढ़ रही थी बहुत तेजी के साथ, तो खबरें पढ़ने की, अखबार पढ़ने की भूख बहुत थी। तो फिर अखबार बहुत बड़े पैमाने पर बिकने लगे और एक रीडिंग पब्लिक तैयार हुई है, एक पाठकों का एक विशाल वर्ग तैयार हुआ। ये उस जमाने की बात है। इस वक्त तक टीवी जर्नलिज्म का अवतार नहीं हुआ था, टीवी जर्नलिज्म नहीं आया था, दूरदर्शन को छोड़ के कुछ भी था नहीं। टीवी जर्नलिज्म आना शुरू हुआ 90 के दशक के बाद से। फिर दो तरह की पत्रकारिता हो गई, लिखी जाने वाली पत्रकारिता और मोटे तौर पर बोली जाने वाली पत्रकारिता। लिखी जाने वाली पत्रकारिता पुरानी थी, उसके प्रोटोकॉल्स बने हुए थे, उसकी आचार संहिताएं बनी हुई थी, उसके हिसाब से काम होता था। वहां पर संपादक उसका राजा होता था, वो संपादक जो चाहता था वो करता था। जो टीवी जर्नलिज्म था उसके अंदर जो परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स बहुत थे, मतलब उसमें एंकर सामने बैठा हुआ है, वो किस तरह बोल रहा है, किस तरह पेश कर रहा है, किस तरह प्रदर्शन कर रहा है, वो सब लाइव जाता था। मतलब आंखों देखा हाल की तरह वो चीज जाती थी। उसका संपादन नहीं हो सकता, अगर उसने गलत कर दिया तो गलत ही हो गया, सही किया तो अच्छा हो गया। वो इस तरह का बिल्कुल जैसे नाटक में होता है ना, फिल्म में तो जो भी एक्टर है उसकी चीज को एडिट किया जा सकता है, उसे 3 बार टेक करवाया जा सकता है, लेकिन नाटक में तो एक्टर ने जो कर दिया मंच पे कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि वो एक्टर्स मीडियम है थिएटर, और फिल्म जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है। तो जो लिखित पत्रकार, छपी हुई पत्रकारिता है, प्रिंट जर्नलिज्म है, वो एडिटर्स मीडियम है। जबकि जो टीवी जर्नलिज्म है वो एडिटर्स मीडियम नहीं है, मतलब जानता भी नहीं है। बहुत से लोग टीवी चैनलों के एडिटरों को कोई जानता भी नहीं है, एंकर को कोई लोग जानते हैं। तो वो बहुत जमीन आसमान का दोनों के बीच में। सर कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। कंटेंट को यदि हम देखें, टेक्नोलॉजी को अलग कर दें, तो कंटेंट में एज सच आपको कुछ अंतर समझ में आया है कि इंटरनेट आ गया है? अलग किया ही नहीं आ सकता है, टेक्नोलॉजी और कंटेंट को अलग किया ही नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के साथ कंटेंट की तलाश करते हैं तो उसके अंदर कैपिटल इंटेंसिवनेस बहुत बढ़ जाती है। करेक्ट। और फिर आप कंटेंट तय करते हैं कि हम इसकी तलाश करेंगे, इसकी तलाश नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कैपिटल इसमें एक मीडियम है, उसके जरिए उसके थ्रू आप देखते, उसके जरिए आप हर चीज को देखते हैं। जबकि जब रिपोर्टर प्रिंट जर्नलिज्म के लिए रिपोर्टिंग करना जाता है तो कहीं भी चला जाता है, वो किसी भी कंटेंट की तलाश कर सकता है। वो नाली के अंदर घुस सकता है, वो महल के अंदर जा सकता है, वो पहाड़ पर चढ़ सकता है, वो रेगिस्तान में जा सकता है, वो किसी अपराधी के डैन में घुस सकता है। लेकिन टीवी जर्नलिस्ट के लिए तो ये नहीं हो सकता ना, उसको तो पूरा कैमरा चाहिए, उसको 3 बड़ी टीम चाहिए, उसको ओवी वैन चाहिए, उसको पता नहीं क्या क्या चाहिए, उसको तब कर पाएगा अपनी पत्रकारिता। तो उसमें काफी पैसे चाहिए उसमें वहां पत्रकारिता करने के लिए। इसलिए टीवी ने तय करना शुरू किया कि कौन सा कंटेंट पीछा करना योग्य है, कौन सा कंटेंट पीछा करना योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी पूंजी उसको इजाजत देती है किस चीज का पीछा किया जाए, किस चीज का पीछा ना किया जाए। जो प्रिंट जर्नलिज्म का रिपोर्टर था हर चीज का पीछा करता था, वो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में भी रिपोर्टिंग कर रहा है, वो ग्रामीण पत्रकारिता भी कर रहा है, वो झुग्गी झोपड़ियों में भी जा रहा है। तो टीवी ने क्या किया कि टीवी ने विजुअल्स के जरिए, यानी दृश्यों के जरिए, चलती फिरती तस्वीरों के जरिए
पत्रकारिता की दुनिया को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया और टीवी तय करने लगा कि उसके लिए कौन सा कंटेंट दिखाए जाने योग्य है, कौन सा कंटेंट दिखाए जाने योग्य नहीं है। जबकि प्रिंट जर्नलिज्म में सभी तरह का कंटेंट आता रहता था। अंदर के पेजों में भी खबरें छप रही हैं, पहले पन्ने पे भी खबरें छप रही हैं, राजनीतिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, लेकिन टीवी के ऊपर चीजें पूरी तरीके से आके बदल गई। उसमें टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के कारण कैपिटल, पूंजी सघनता और प्रौद्योगिकी सघनता, इन दोनों ने टीवी पत्रकारिता का चेहरा प्रिंट जर्नलिज्म के चेहरे से बिल्कुल अलग कर दिया। ये दो अलग अलग दुनियाएं बन गई एक तरह से देखा जाए तो। जी सर, अभी यूट्यूब बेस्ड पत्रकारिता आने से क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है ये टीवी और प्रिंट दोनों के ऊपर? देखिए, हर पत्रकारिता अपनी कम्युनिटी, अपने अपने रीडर्स या अपने ऑडियंस की, अपने रीडर्स या अपने व्यूअर्स की कम्युनिटी अलग बनाती है। जो प्रिंट जर्नलिज्म की कम्युनिटी अलग थी, उनकी पब्लिक अलग थी। कई तरह की पब्लिकें होती हैं, बट देयर आर सो मेनी पब्लिक्स। कई तरह की, जो 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 प्रिंट मीडिया में उसकी पब्लिक अलग है, उसके पत्रकार भी अलग हैं और उसके उसके उपभोक्ता भी अलग हैं उसके। इसी तरह जो टीवी है, जो टीवी चैनल हैं, उनकी भी पब्लिक अलग है। और जो डिजिटल फिर मीडियम आ गया, यूट्यूब जर्नलिज्म आया, उसकी पब्लिक, उसकी कम्युनिटी बिल्कुल अलग कम्युनिटी है। ये तीन कम्युनिटीज हैं, मतलब जर्नलिज्म को कंज्यूम करने वाले, पत्रकारिता को उपभोग करने वाले तीन अलग अलग कम्युनिटीज हैं। मोटे तौर पर जो अखबार पढ़ना पसंद करते हैं वो फिर टीवी की बातों पे इतना विश्वास नहीं करते। उनका फोकस इसी बात पर रहता है कि अखबार में क्या छपा है, सवेरे उठ के अखबार पढ़ते हैं, कुछ भी हो जाए। उनकी चाय और हिंदुस्तान में इंटरनेट आ जाने के बावजूद अखबारों की प्रसार संख्या नहीं गिरी है। अभी भी भास्कर और दैनिक जागरण जैसे अखबार करोड़ों में बिक रहे हैं, मलयाली मनोरमा ऐसे अखबार करोड़ों में बिक रहे हैं। अंग्रेजी के अखबार भी, हिंदी इतने तो नहीं बिकते, लेकिन फिर भी नेशनल रीडरशिप सर्वे वगैरह आप ध्यान दें तो 8वें 9वें नंबर पर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह आते हैं। वो जो हिंदू पढ़ने वाला है वो हिंदू पढ़ता ही पढ़ता है, चाहे कुछ हो जाए। हम कितना भी कहते रहे कि ये एक मतलब पुराने चाल का अखबार है, पढ़ते ही। स्टेट्समैन पढ़ने वाले पुराने आज तक स्टेट्समैन की तलाश करते हैं, हालांकि अब उसका मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये सब है बातें, सारी बातें। अखबार की दुनिया अलग है और जो टीवी चैनलों की दुनिया है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिसमें एनडीटीवी है, आज तक है, या और भी तमाम चैनल, उनके नाम क्या लेना, तो इनकी दुनिया अलग है। क्योंकि ये अपने जिस तरीके से खबरों को देते हैं, जिस तरीके से अपनी बातें पेश करते हैं, वो अलग होता है। लेकिन जब डिजिटल जर्नलिज्म आया, जो कि सबसे नया है, तो डिजिटल जर्नलिज्म काफी हद तक मैं मानता हूं कि वो मोनोलॉग प्रधान है। हिंदी में उसको एकालाप कहते हैं। उसमें क्या है कि उसमें जो व्यक्ति समीक्षा कर रहा है, इसमें रिपोर्टिंग कम है और एनालिसिस ज्यादा, विश्लेषण ज्यादा। जो व्यक्ति समीक्षा कर रहा है वो सीधा सीधा अपनी उसका जो ऑडियंस है, उसके जो दर्शक हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहा है। यहाँ तक कि जब 2-3 लोगों का बीच में चर्चा के प्रोग्राम भी होते हैं, जो बहुत से होते हैं, उनमें भी बोलने वाला बहुत लंबे लंबे जवाब देता है, वो मोनोलॉग सही हो जाता है पूरा का। तो मैंने खुद भी देखा कि जब मैं अकेले अपना पूरा कार्यक्रम देता हूं तो उसको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। जब मैं लोगों के साथ कई ग्रुप में चर्चा करता हूं या 2 लोगों के साथ चर्चा करता हूं, तब भी लोग देखते हैं, लेकिन उतना नहीं देखते जितना अकेले देखने में। तो मुख्य तौर पर जो डिजिटल मीडियम है वो एनालिसिस, विश्लेषण प्रधान है और मोनोलॉग उसके अंदर है। मतलब उसमें अकेला एक पत्रकार, एक समीक्षक जो है, वो लोगों को वो संबोधित करता है। अब आपने मुझ पर मेहरबानी करते हुए कहा, आपने कहा ये विश्लेषण के सम्राट हैं, मतलब खैर आपने बढ़ा चढ़ा के मेरी तारीफ की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये क्यों कहा आपने? ये इसीलिए कहा क्योंकि हम एक डिजिटल मीडियम में है जहां पर एक व्यक्ति विश्लेषण करता है, यानी अपनी राय देता है राजनीतिक घटनाओं के ऊपर, नेताओं के कथनों के ऊपर, सब चीजों के ऊपर राय देता है, और लोग उस राय को लाखों की संख्या में देखते हैं। मैंने ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, हम सब लोग उन्हें जानते हैं। 1-1 घंटे के अंदर 3-3, 4-4 लाख लोग उनके वक्तव्यों को, उनके विश्लेषण को सुनते हैं, उनकी प्रस्तुतियों को सुनते हैं। आपको कहीं भी इतनी पब्लिक नहीं मिल सकती।
बड़े बड़े नेता जब किसी मैदान में खड़े होते हैं भाषण देने के लिए, तो उनकी रैली में अगर 50,000 लोग भी आ जाएं तो रैलियां बहुत बड़ी देखने में लगते हैं बहुत लोग खड़े हुए हैं, जबकि यूट्यूब पे साफ दिख सकता है कि इतने लोग इतने मिनट इतने सेकंड तक आपको देख रहे हैं। यूट्यूब पे ये भी साफ दिख सकता है कि ये लोग कहाँ कहाँ ज्योग्राफिकली लोकेटेड हैं, ये एग्जैक्टली। भी दिख सकता है। यहाँ तक कि अगर कैलिफोर्निया में कोई व्यक्ति आपको बैठा हुआ सुन रहा है तो वो भी आ जाएगा यूट्यूब पे कि कैलिफोर्निया में 50 लोग 100 लोग आपको सुन रहे हैं। ये स्थिति है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी ने बोलने और सुनने वाले के बीच का संबंध बदल दिया है। इस टेक्नोलॉजी ने जो सुनने वाले लोग जो है ना, उन उन वो कितनी दूर तक फैले हो सकते हैं, वो इससे पता लगता है। ये पहले कल्पना भी नहीं आप कर सकते थे कि आप दिल्ली में बैठ के बोलें, यूपी में बैठ के बोलें, आप नागपुर में बैठ के बोलें और आपकी बात जो है वो आपकी बात जापान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सुन ले। आज ही की बात है सर, आज ही सुबह मुझे कनाडा ओटावा से फोन आया कि मुझे आपका बहुत अच्छा विश्लेषण लगा, आपने जो 4 PM पे बोला, और ये मतलब दुनिया भर की तमाम चीजें जो है उन्होंने बात किया। तो कहने का अर्थ ये है, आपने बहुत बखूबी इस चीज को बताया, तीनों मास मीडियम में डिफरेंस और उसका इम्पैक्ट। रिसर्च पे मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि उसके पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो शब्द कहे कि आप राजनीतिक विश्लेषण के सम्राट हैं, आई मीन बाय माय वर्ड्स, मतलब ये मैंने अतिशोक्ति नहीं की है। तो ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज सर, रिसर्च के बारे में ऐसा कहा जाता है अक्सर, और खासतौर पे भारत में काफी इंग्लिश मीडियम में, चूंकि मेरा 23 साल का अनुभव इंग्लिश जर्नलिज्म में ही रहा है, तो हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं कि इंडिया में रिसर्च पेपर्स पब्लिश तो बहुत होते हैं, बट उनकी क्वालिटीज अच्छी नहीं रहती है। विश्व स्तरीय क्वालिटी के रिसर्च पेपर इंडिया में क्यों नहीं लिखे जाते हैं, ये मेरा सवाल है। क्या कमियां हैं, किन कारणों से जो है। 20 साल तक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया है और देश के बड़े से बड़े जो प्रोफेसर्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस वगैरह हैं, वो सब मेरे कुलीग रहे हैं। आज भी उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन मेरी एक बात से वो बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि मैं जब कहता हूं कि आप लोगों की सारी सोशल साइंस वेस्ट की, पश्चिम की नकल है। समस्या ये है कि हम लोगों, और ये समस्या भारत के समाज विज्ञान की दुनिया, सोशल साइंस की दुनिया में शुरू से है। अगर आप 60 के दशक में सेमिनार ने इस पे कई स्पेशल इशू निकाले थे। एक इशू का टाइटल था एकेडमिक कोलोनियलिज्म। अभी भी मेरे पास वो अंक रखा हुआ है, एकेडमिक कोलोनियलिज्म। अभी शिमला का जो हायर स्टडीज का सेंटर है, तो उस सेंटर में प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे जो देश के विख्यात सोशियोलॉजिस्ट थे, वो उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने एक वहां पे तभी एक वर्कशॉप कराया था 1971-72 में। उस वर्कशॉप में इसी समस्या पर विचार किया गया था, और वो समस्या आज तक वैसी की वैसी ही कायम है। क्या रीजन है ये इनर्शिया का? ये इनर्शिया क्यों है, बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? समाज विज्ञान का क्या काम है भाई? अगर ये समाज का विज्ञान है तो भारतीय समाज को समझने की विधियां, भारतीय समाज को समझने का कोई आईना होगा, जिस आईने में हम झांकते हैं और भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं। वो आईना कैसे बनता है? वो आईना सिद्धांतों से बनता है, वो आईना थियरीज से बनता है। इन्हीं चीजों से तो आईना बनता है। वो थियरीज कहां से आती हैं? वो भारत में नहीं बनती, वो थियरी वेस्ट में बनती हैं। वो थियरी हार्वर्ड में बनती हैं, वो येल में बनती हैं, वो ऑक्सफोर्ड में बनती हैं, वो थियरीज कैम्ब्रिज में बनती हैं, वहां बनती हैं, वो फ्रांस में बनती हैं, ब्रिटेन में बनती हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनती हैं थियरीज। और वहां से थियरी बनाकर हमें थमा दी जाती हैं। हम उनमें थोड़ा सा 19-20 करके और कहते हैं हमारी हो गई, जबकि हमारी नहीं होती हैं। तो पूरे सोशल साइंस के ऊपर सेकुलरिज्म की करेंसी उसमें रहती है, लिबरलिज्म की करेंसी रहती है, फेमिनिज्म की करेंसी रहती है, मार्क्सिज्म की करेंसी रहती है। ये सारी करेंसीज उसमें रहती हैं, और इन्हीं के फ्रेम में हम पूरे भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह मात खाते हैं। भाई तमाम गलतियां जो होती हैं समाज वैज्ञानिकों से, कि भाई बहुत सारे हमारे जो गुरु लोग थे वो ये मानते थे कि हिंदू समाज को राजनीतिक रूप से संगठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा विविध है, इतना ज्यादा बहुल है, उसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिखाया कि पूरा तो नहीं, लेकिन कम से कम उसका 40-50% तो किया जा सकता है। तो अब पूरी थियरीज, जिन थियरीज के आधार पर चल रहे थे वो सारी गलत साबित हुई।
अगर पूरी तरह गलत नहीं साबित हुई तो 50% गलत तो साबित हुई। इस तरह की बहुत सारी गलती। अब सेकुलरिज्म है, मतलब उसका कोई भारत में कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि भारतीय समाज अलग तरह का समाज है। भारत में जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो और इस्लाम मुसलमान हैं, वो भी दुनिया के दूसरी जगह के ईसाइयों और मुसलमानों जैसे नहीं है, वो भी अलग तरह के हैं। तो सब भारत में सब चीजें अलग तरीके से होती हैं, लेकिन हम उनको वेस्ट पश्चिम से ले गए सिद्धांतों के तहत उनको देखते हैं, उसी हिसाब से उनके ऊपर लिखते हैं, उसी हिसाब से नतीजे निकालते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमारे पेपर्स और हमारी किताबों की जो क्वालिटी होती है वो संदिग्ध रहती है। यही कारण है कि जब वर्ल्ड सोशल साइंस रिपोर्ट आप पढ़ते हैं, जो एनुअल सालाना निकलती है, तो आप पाते हैं कि भारत के सोशल साइंटिस्टों को कहीं भी साइट नहीं किया जाता, हमें कहीं भी उद्धृत नहीं किया जाता, हमको किसी थ्योरी के बनाने का आज तक श्रेय ही प्राप्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कुछ इंसाइट्स दे पाते हैं। हमारे जो बड़े समाज वैज्ञानिक हैं उनके बारे में वेस्ट में मांगते हैं, कुछ इंसाइट्स आती हैं इनसे, थ्योरी वही बनाते हैं। वो कहते भी हैं कि वो थ्योरेटिकल पीपल हैं, हम लोग थ्योरेटिकल हैं ही नहीं। तो सर आपकी बात से जो मुझे समझ में आया है कि हम दोनों पत्रकारिता के मंच पे आज बैठे हुए हैं, पत्रकारिता के भी सारे सिद्धांत हिंदुस्तान में कहाँ बनते हैं, वो भी सब वहीं बनते हैं। हमारे पत्रकारिता के जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं पत्रकारिता की, जर्नलिज्म की, वहां जो भी कोर्स पढ़ाया जाता है वो कोर्स कहाँ बनता है, हमने बनाया है, वो कोर्स वहीं से बन के आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कुछ भी तो हम देखिए, हमारा पूरा जो बौद्धिक जगत है, चाहे वो पत्रकारों का हो, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट का हो, फिलोसफर को, बुनियादी तौर पर नकल है। एग्जैक्टली असल और ओरिजिनल चीज हिस्सा है, लेकिन वो बहुत छोटा है। सर जो आपकी बात से मुझे समझ में आया कि ये जो ओरिजिनलिटी की कमी है, वो उसका रीजन ये है कि हम वेस्टर्न जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं वो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स के पदचाप पे चल रहे हैं, उनको उनका रिकॉग्निशन पाना चाह रहे हैं। तो ये रिकॉग्निशन की जो भूख है कि पाश्चात्य जगत में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर हमें एक रिकॉग्नाइज किया जाए, ये भूख के पीछे आप क्या क्या अहम रीजन देखते हैं? क्या पैसा वहां पे ज्यादा है? कॉलोनियल पैटर्न की एजुकेशन, उसके पीछे है कॉलोनियल पैटर्न की एजुकेशन। भारत के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं वो कोई प्राचीन काल के तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कि तक्षशिला और नालंदा कैसे विश्वविद्यालय थे। ये जो पूरे विश्वविद्यालय हैं ये कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी की नकल हैं। जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है वो इमानुएल कांट जो बड़े फिलोसफर थे, जर्मन फिलोसफर थे, और विलेम वान हुम्बोल्ट जो के बहुत बड़े समाज वैज्ञानिक भी, फिलोसफर भी थे, और साथ में जर्मनी के शिक्षा मंत्री भी थे। तो कांट ने किताब लिखी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज, उसमें उन्होंने ढांचा पेश किया था कि हमारा विश्वविद्यालय कैसा होना चाहिए। उसी की नकल में जर्मनी में पहली बार ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। फिर कोलोनियलिज्म के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और भारत जैसे देशों में और दुनिया के दूसरे देशों में, भाई चीन और जापान को छोड़ के बाकी सारी दुनिया तो कोलोनाइज थी ना, वहां इन सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। चाहे हमारे विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर के नाम पे हो, चाहे गांधी के नाम पे हो, चाहे मदन मोहन मालवीय के नाम पे हो, चाहे हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, कोई नाम रख लीजिए आप, विश्वविद्यालय मूलतः कांटियन हुम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी की नकल है। हम भी उसी की देन है, आप भी उसी की देन है, हम सब लोग उसकी देन है। जो फैकल्टीज बनी है, जो क्लासरूम बना है, अब आप देखिए ना, हम लोग सेमिनार करते हैं, हम कहते हैं आज हमने एक सेमिनार में हमने भाग लिया। सेमिनार क्या है? सेमिनार तो सेमिनरी से आया है, जो कि क्रिश्चियन टर्म है। कहां से में थमाया गया? कहते हैं वो फलाना आदमी विश्वविद्यालय का डीन है। ये डीन शब्द कहां से आया है? ये तो चर्च में होता है डीन। बहुत सारी वेस्ट की जो मैथमेटिक्स है, बहुत सारी वेस्ट की जो साइंस है, वो पादरियों की देन है। दिल्ली में मंडी हाउस से कोपरनिकस लेन गई है, कोपरनिकस रोड गई है। मतलब कोपरनिकस साहब कौन थे? वो पादरी थे। गैलीलियो कौन थे? वो सब पादरी थे। ये सब लोग पादरी है। न्यूटन ने चर्च की हिस्ट्री लिखी, लोग बहुत कम लोग जानते हैं। जिसने ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल खोजा और डायनामिक्स के प्रिंसिपल खोजे, वो चर्च की हिस्ट्री लिखी है कई खंडों में, कि न्यूटन की डेथ के बाद प्रकाशित हुई है। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो ये सब जो क्रिश्चियनिटी, मॉडर्निटी और साइंटिफिक थिंकिंग, इन तीनों का जो त्रिभुज बना, ट्रायंगल बना मिलके, इसी ने सारी दुनिया में इंटेलेक्चुअलिज्म की और एजुकेशन के सेटअप की रचना की है।
और हम सब लोग उसी की संतान हैं, क्योंकि हमारे जो अतीत के इंस्टीट्यूशंस थे उनसे हमारा नाता कोलोनियलिज्म ने पूरी तरह तोड़ दिया। इसलिए हम उन्हीं की जो बनाते हैं उसी को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं। मैं भी एक सेमिनरी कॉलेज से ही पढ़ा हूँ। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता होगा कि पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई नागपुर में ही हुई है। और वो एक क्रिश्चियन कॉलेज, ये हिस्लप कॉलेज और एक एसएफएस कॉलेज, ये दो बड़े क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं जिनको सेमिनरीज यहाँ चलाती हैं। उसी में से एक का मैं प्रोडक्ट हूँ, एक के नरसिम्हा राव जी प्रोडक्ट थे। बट एनीवेज सर, मेरा कहना है कि जिन लोगों को सेमिनरी सीधे सीधे नहीं चलाती, यानी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते, वो भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि वो अलग तरह के हैं। सरकार जो स्कूल चलाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, वो भी सब ऐसे ही है। यही पैटर्न है, सारी दुनिया में यही पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देशों में कोई दूसरा पैटर्न है, वहां के विश्वविद्यालय भी ऐसे ही हैं। मतलब वेस्टर्न इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, चीन जो फॉर्मली कॉलोनाइज नहीं रहा है, वहां के विश्वविद्यालय भी ऐसे ही बन गए हैं। मतलब ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, ये बेसिकली वेस्टर्न प्रोडक्ट ही है, वेस्टर्न उत्पाद है जिसको बाकी सारे सेवन कर रहे हैं। पश्चिम के, देखिए पश्चिम जो है ना, जैसे प्रोफेसर आशीष नंदी कहते हैं कि पश्चिम हर जगह व्याप्त है, यहां तक कि पश्चिम अपनी व्याख्याओं में भी व्याप्त है। पश्चिम हमें यह भी सिखाता है कि हम पश्चिम की आलोचना कैसे करें। तो जब हम पश्चिम की आलोचना करते हैं पश्चिम के बताए हुए तरीके से, तो वो बहुत खुश होता है पश्चिम। और जब हम पश्चिम की आलोचना ऐसे तरीके से करने की कोशिश करते हैं जो उसका बताया नहीं होता है, तो वो बहुत नाराज होता है। फिर वो हमें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर देता है। फिर हमें विश्वविद्यालय में टेन्योर ट्रैक नहीं मिलता हार्वर्ड में। सर, दो लास्ट क्वेश्चंस है मेरे, दोनों फिलॉसफी से रिलेटेड है। देखिए, अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं, एक साम्यवाद है, समाजवाद है, पूंजीवाद है, साइंटिफिक इंटेलेक्चुअलिज्म है। तो ये अलग अलग तरीके की साइंटिफिक मानवतावाद है, वैज्ञानिक मानवतावाद, कांट आपने बोला। तो ये जो अलग अलग थ्योरीज हैं या थ्योरिस्ट्स हैं, इसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित आप किससे रहे और क्या कारण है उसका? देखिए, हम लोग तो जब मैं छात्र जीवन से आगे बढ़ा तो पत्रकारिता वगैरह सीखी, साथ में मुझे तो मार्क्सिस्ट लोगों की कुछ सोहबत करने का मौका मिला, तो मैं बहुत जल्दी ही मार्क्सवादी हो गया। और सीधे सीधे मेरी दिलचस्पी सीपीआई सीपीएम में न होकर सीधे सीधे सीपीआई एमएल में हुई, और दिल्ली में आके मैं उसका सदस्य बन गया, कार्ड होल्डर बन गया उसका, लंबे अरसे तक उसका होल टाइमर भी रहा उसमें। तो मेरी जो शुरुआती बौद्धिक शिक्षा दीक्षा है वो मार्क्सवादियों की सोहबत में हुई। इसलिए मेरी बोलचाल पर और मेरे मुहावरों के ऊपर और मेरे रवैये के ऊपर, मेरे रुझानों के ऊपर आज भी उसका असर देखा जा सकता है। लेकिन पिछले 10-12 साल से मैंने उससे काफ़ी दूरी बनाई है। किसी झगड़े के कारण नहीं, मतलब मैंने समझा कि भारत को समझने के लिए मार्क्सिज्म सहायक नहीं है, क्योंकि मार्क्सिज्म भी अंततः एक यूरोसेंट्रिक सिद्धांत है। मार्क्सवाद के संस्थापकों मार्क्स और एंगल्स और बाद में लेनिन की दिलचस्पी किसी भी एशियाई, पूर्वी या भारतीय दर्शन में नहीं थी। ना उन्होंने उसको पढ़ा था, ना वो जानते थे, ना उनकी उनमें कोई दिलचस्पी थी। वो सब लोग चाहते थे कि भारत यूरोप की ही एक प्रतिकृति बने, मतलब भारत यूरोप के ही, भारत और पूरा एशिया, सारी दुनिया जब तक यूरोप जैसी नहीं बनेगी तब तक बेकार है, वो इस योग्य नहीं है कि वो दुनिया कहला सके, मतलब है। तो उन सबका सिद्धांत, इसलिए मैंने मार्क्सिज्म से अपनी दूरी बनाई है। मैं फिर कहता हूँ, इस दूरी का मतलब ये नहीं है मेरा उन लोगों से कोई झगड़ा है, वो सब अभी भी हमारे मित्र हैं और आपसी बातचीत है, वो सब अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको भारत को समझना है और भारत की सांस्कृतिक स्वायत्तता और बौद्धिक तेजस्विता, इन दोनों का संधान, दोनों को प्राप्त करना है, तो आपको वेस्टर्न सोशल थियरी, जो मार्क्सिज्म उसी का हिस्सा है, उससे छुटकारा पाना होगा। अंग्रेजी भाषा से भी आपको दूरी, अंग्रेजी सीखना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी अंग्रेजी जानता हूं, और अंग्रेजी नहीं जानता होता और तो सीएसडीएस में मुझे नौकरी भी नहीं मिलती। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो, उससे भी दूरी बनाना चाहिए। और उससे भी ज्यादा यह है कि जो पश्चिमी ज्ञान है, जो ज्ञान का एकमात्र रूप है बाजार में, दूसरा रूप ही मौजूद नहीं रह गया है। हालत यह है कि इस मैदान में एक ही टीम दौड़ रही है, वो है वेस्टर्न सोशल थियरी की, दूसरी टीम उसका मुकाबला ही नहीं कर रही है, ये हालत है। तो उससे छुटकारा पाया जाए और अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता को जीवित रखा जाए, ये काम पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जरूरी है और समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी। आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी,
एक प्रश्न ये है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो अभी हम संघर्ष देख रहे हैं, इसमें कहीं सैद्धांतिक कोई विचारवाद भी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि चाइना अब कोई साम्यवाद का देश रहा नहीं है, कैपिटलिज्म पूरी तरीके से हावी हो गया वहाँ पे, और अमेरिका भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। बट हम जो देख रहे हैं कि एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, आप कहीं उसके केंद्र में किसी विचारधारा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अस्त हो रहा है और चाइना उदय हो रहा है, और शायद यही एक कारण है इस पूरे जियोपॉलिटिकल संघर्ष का? देखिए, एक जमाने में मैं ये बहुत शिद्दत के साथ मानता था कि चीन जो है वो विश्व क्रांति का केंद्र है और चीन के जरिए ही दुनिया में पूंजीवाद से पराजित करके पूंजीवाद से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आज मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे आपके सामने कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी वजह ये मैं मानता हूं कि ये समाजवाद और पूंजीवाद का जो झगड़ा है ये पश्चिम का घरेलू झगड़ा है। ये दोनों ही सिद्धांत वहां पैदा हुए हैं, ये हमको थमाए गए हैं, ये हमारी रिसीव्ड विजडम का हिस्सा है। ये हमने खुद नहीं बनाए हैं, उन्होंने बना के हमें थमा दिए हैं। अब हम उनके अंदेशे से हम डुबले हुए जा रहे हैं। ये वेस्ट को तय करना है कि वो पूंजीवादी रहेगा कि समाजवादी रहेगा। ये एशियाई लोगों को क्यों तय करना चाहिए कि वो पूंजीवादी रहेंगे या समाजवादी रहेंगे? तो मेरा मानना है कि चीन माओ सेतुंग के जमाने में भी, जब वहां कल्चरल रिवॉल्यूशन हो रही थी, उस वक्त भी कभी भी पश्चिम से सैद्धांतिक रूप से भिन्न नहीं था। चीन भी पश्चिम जैसा ही बनना चाहता था, बस फर्क ये था कि उसके बनने के तरीके क्या हैं, फोकस कहाँ होना चाहिए। आप इगेलिटेरियनिज्म में फोकस देंगे कि आप इलिटिज्म के ऊपर फोकस देंगे, ये इस तरह के फोकस में फर्क था दोनों के बीच में। धीरे धीरे फोकस का फर्क भी चला गया है। भाई, पहले फोकस था कि डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरियत वहां पे थी, वहां पे लिबरल डेमोक्रेसी थी। तो लिबरल डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरियत के बीच में बहुत सारे फर्क किए जाते थे। मैं भी खूब सारे फर्क करता था, सारा दिमाग इसी के अंदर खपाता था। अब आप ध्यान से देखें तो दोनों में कोई बुनियादी फर्क निकले ही नहीं। जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत है उसके वो भी उसी मोड ऑफ प्रोडक्शन में विश्वास करती है जिस मोड ऑफ प्रोडक्शन में लिबरल डेमोक्रेसी विश्वास करती है। दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। एक बहुत बड़े विद्वान है दुनिया के, वाल्टर मिनियोलो, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, उन्होंने डिकोलोनियलिटी के इश्यू पे बहुत काम किया है। तो उन्होंने एक बार एक सवाल उठाया, मैं समझता हूँ वो सवाल से आप इस कार्यक्रम का भी उपसंहार करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए 500 साल पहले दुनिया कैसी थी। लोग अलग अलग तरह की पोशाकें पहनते थे, अलग अलग तरीके का खाना खाते थे, सबके स्टेट सिस्टम अलग अलग थे, अलग अलग तरह की फौजें थी, युद्ध लड़ने की तरीके अलग अलग थे, सबकी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग थी, सब कुछ अलग अलग। आखिरकार पिछले 500 साल में ऐसा क्या हुआ, कौन सी घटना हुई जिसने सबको एक ही सा बना दिया, आटा लगा दिया यूनिफॉर्मिटी का? सब लोगों के यहाँ एक ही सी अर्थव्यवस्था है, एक ही तरह की फौजें हैं, पोशाक सब लोग एक ही सी पहनते हैं, सबके घर एक से हैं, सभी मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं, सबके यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी होती है या डिक्टेटरशिप होती है, लिबरल डेमोक्रेसी होती है, दोनों ही वहां से निकले हैं। सब कुछ एक से ही क्यों हो गया है? ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, ये कल्चरल यूनिफॉर्मिटी में कैसे बदली? क्या घटित हुआ पिछले 500 साल में जिसने जो दुनिया, तरह तरह की जो दुनिया थी, उस दुनिया को एक सा दुनिया बना दिया? तरह तरह के जो चेहरे थे उनको एक चेहरे में बदल दिया, और वो है वेस्ट का चेहरा, पश्चिम का चेहरा है। वो वही सबका चेहरा है। हमारी चमड़ी का रंग अलग हो सकता है, हमारी कदकाठी अलग हो सकती है, हम हिंदी बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं या चीनी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी भले न, अंग्रेजी या फ्रेंच हम ना बोले, लेकिन अंततः हम सब लोग किसी न किसी प्रतिशत में पश्चिमी हैं। चाहे हम 10% पश्चिमी हैं, 40% पश्चिमी हैं, या 100% पश्चिमी है। भाई, जो महर्षि अरविंद थे, उनका लालन पालन कैसे हुआ था सब लोग जानते हैं। उनके पिताजी कहते थे कि इनको बंगला नहीं सिखानी। हाँ, और वो भारत में कहीं उन्हें इंडियन नेस की, भारतीयता की छूत ना लग जाए, इसलिए बचपन में ही उनको और उनकी बहन को लंदन भेज दिया था। फिर तो बाद में वो बड़े हुए तो खुद उनकी समझ में आई, तब वो वहां से लौट के आए और बंगाली हिंदुस्तान में आके सीखी उन्होंने। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि ये थी हम लोगों का जो एलीट था, हम लोगों का जो विजन था, उसकी दुनिया ये थी। चीन और अमेरिका के बीच में किसी किस्म का कोई विचारधारात्मक फर्क नहीं है।
दोनों के स्टेट, वहां भी कुछ खास किस्म के वर्गों और खास किस्म के लोगों की अमेरिका में तानाशाही है। आप बताइए, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के तरीके में क्या फर्क है? करेक्ट। एक निर्वाचित डिक्टेटर है, एक इलेक्टेड डिक्टेटर है, दूसरा अनइलेक्टेड डिक्टेटर है। और हिंदुस्तान में एक नया प्रयोग हो रहा है निर्वाचित तानाशाही का। जो डोनाल्ड ट्रंप है वहां पर, मतलब सारा चुनाव भी होता रहेगा, पार्लियामेंट भी बनी रहेगी, जनप्रतिनिधि भी चुन के जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री होगा वो तकरीबन डिक्टेटोरियल फॉर्म में निरंकुश तरीके से ही सारा कामकाज करेगा। तो सारा कुछ इसी तरह का बनता जा रहा है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग इसका विरोध कैसे करें और इस जटिल परिस्थिति में किस तरह से राह निकालें। आपके साथ बात करके सर मेरे मन में एक ही सिर्फ लाइन चल रही है कि ये दिल मांगे मोर। मन भरा नहीं है, किंतु समय काफी लंबा हो गया है, 40 मिनट का वीडियो बन गया है। दर्शक 40 मिनट तक बंधे रहेंगे, नहीं बंधे रहेंगे? अगर बंधे रहेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप समझ लीजिए कि इतना बढ़िया, मतलब आई एम सेटिस्फाइड, पर फिर भी दिल मांगे मोर। तो आपको फिर हम सर एक बार कष्ट देंगे, क्योंकि भारत के अंदर में जो विचारधारा पनपी है उस पहलू पे मैं आ नहीं पाया और वीडियो काफी लंबा हो गया है। भारत को लेके हम एक बनाएंगे वीडियो आने वाले समय में। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर सर वैल्यूएबल टाइम। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट।